हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और आप लोग कैसे हैं और किस तरीके से आप लोगों का तैयारी चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आप लोग अपने तरीके से देख लीजिए। लेकिन आज से मैं जो है वो कॉम्पिटिटिव के लेवल का, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए एक बोला जाए कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एक एक कर कर। और जब तक पूरा यूपीएससी लेवल तक मैं ना पढ़ा दूं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से बोला जाए कि जीरो से हीरो, मतलब क्या, जीरो से अगर हीरो बनना है आपको इकोनॉमिक्स से लेकर। और इकोनॉमिक्स में देखो, एक तरीके से बोला जाए कि आम तौर अगर यह बोला जाए कि एक आम इंसान भी इसे बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है और उससे एक तरीके से रिलेट कर सकता है और अपनी इकोनॉमी के बारे में जान सकता है। मैं वैसे पढ़ाऊंगा और बहुत आसानी तरीके से आसान भाषा में भी बताता चलूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, बैंकिंग के लिए या यूपीएससी या फिर आरबीआई, तो वहां तक सारे एग्जामिनेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसा वीडियो जो मैं ला रहा हूँ वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि किस नाम से है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो, आप लोगों को मजा आया होगा। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड। और इसमें पहले स्लाइड में क्या बोला गया, पहले स्लाइड में ही हमारा एक तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले, और खास करके इंडियन इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ फिर बाद में हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आएंगे और उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के इकोनॉमी से कैसे दूसरे देश के इकोनॉमी को हम लोग जोड़ते हैं या नहीं करते हैं, वो सब सारी चीजें। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि हमारे देश का इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुआ, हम लोग की इकोनॉमी पहले कैसे थी, मतलब एक बोला जाए कि प्री पीरियड में क्या था, उसके बाद पोस्ट पीरियड में क्या रहा, और एक तरीके से ड्यूरिंग, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या रहा। तो आज वाली वीडियो में हम लोग ड्यूरिंग वाला और प्री वाला पढ़ेंगे, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसे था हमारा इकोनॉमी और एक तरीके से ब्रिटिश रूल के समय भी कैसा हमारा इकोनॉमी था और किस तरीके से वो लेके चला जा रहा था। तो एक तरीके से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसे इवॉल्व करने में बोला जाए कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज डिजास्ट्रस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोला गया इसमें सबसे मेन रीजन कि जो ब्रिटिश हमारे देश में, जैसे कि अगर बोला जाए कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, जैसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन मैं एक सिंपल सा यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स जो इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाला वो एक तरीके से डिजास्ट्रस था। डिजास्ट्रस का मतलब क्या, एक ऐसा चीज जिसे मतलब एक तरीके से समझना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश को एक तरीके से ज्यादातर बर्बाद किसने करा, ब्रिटिशर्स ने करा। और इनकी भी दोस्त नहीं भाई, क्योंकि हम लोगों ने राज करने दिया तब तो वो बर्बाद करके चले गए, है कि नहीं। तो वही बोला जा रहा है, लाइफ का कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो लेबर क्लास सेक्शन हो या पुट देम इनटू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बोला जाए कि जो लेबर क्लास लोग थे उनको एक तरीके से पॉवर्टी की ओर ढकेल कर, मतलब गरीबी रेखा के नीचे, या फिर बोला जाए गरीबी रेखा की ओर ढकेलने का काम किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से इवॉल्व हुआ था, एक तरीके से बोला जाए तो। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक फैक्टर है वो क्या क्या है। अगर बेसिक फैक्टर के बारे में बात किया जाए, इन बिगनिंग आवर कंट्री वाज रिच इन एन इकोनॉमी। जो बिगनिंग में था, अगर बोला जाए शुरुआती दौर में, अगर बोला जाए जब हमारा कंट्री फाउंड हुआ था या हमारे कंट्री के बारे में जानकारी हुई थी, तो हमारा कंट्री क्या था, एक तरीके से जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह वो सब सारा आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो वहां पर एक तरीके से रिच इकोनॉमी के रूप में आता था। और जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पॉलिटी है, वो भी बहुत रिच था। मतलब एक तरीके से इंडियन जो कल्चर बोला जाता है, वो शुरुआत से बोला जाता है कि इंडियन का जो कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर माना गया है। तो उसके बाद बट ड्यू टू द एडवेंट ऑफ फॉरेनर, कि जैसे फॉरेनर आया वैसे ही हम लोग बैकवर्डनेस की तरफ चलने लगे, मतलब एक तरीके से पीछे की ओर, जैसे जैसे धीरे धीरे इकोनॉमी हमारा बढ़ने लगा या जैसे जैसे फॉरेनर हमारे देश में आए वैसे वैसे हम लोग पीछे बढ़ते चले गए, पीछे मतलब घटते चले गए एक तरीके से। और ऐसा बहुत इंडियन रिसर्चर्स का मानना है। तो however most of the British researchers attribute the economic stagnation during the British rule to overpopulation, religion, caste and social attitude, value, मतलब सारी चीजों को लेकर बोला गया कि जो भी कॉलोनियल अप्रोच लिया गया था, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा अप्रोच लिया गया था वो बिल्कुल गलत था। और एक तरीके से उसमें जो रिलीजन का एक तरीके से बंटवारा हुआ, एक तरीके से पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो गया,
जो कास्टिज्म आया और जो सोशल एटीट्यूड है वो भी बदलता हुआ हमारे देश में देखा गया। तो एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी हमारा किस तरीके से आगे बढ़ा। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से बोला जाए कि जो प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, प्री मतलब क्या पहले, कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसे थी और किस तरीके से आगे लेकर चला गया वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस के बाद क्या, उसको ब्रिटिश का, ड्यूरिंग ब्रिटिश हमारा क्या इकोनॉमी था, उसके बाद हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है अ पीरियड नियर स्टैग्नेशन विल a little change in the structure of output and productivity level, कि हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, जैसा हम लोग अपने देश को चला पा रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से और नियर स्टैग्नेशन था और लिटिल चेंजेस थोड़ा बहुत आया था। लेकिन मिड 1930s में, अगर 1930s में बात किया जाए तो वहाँ क्या था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का एक तरीके से क्रिएट किया गया था 1938 में बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब, 1938 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1930s के आसपास में एक प्लानिंग कमेटी गठित की गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसने एक तरीके से हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। जैसे बाद में हम लोगों ने हमारे पास क्या आया था, प्लानिंग कमीशन आया था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो वो अब जान लीजिए कि प्लानिंग कमीशन आया था। और जो अभी क्या हो गया प्लानिंग कमीशन, वो नीति आयोग हो गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो 1938 में ब्रिटिशर्स ने भी ये कोशिश करी थी। तो उससे क्या हो गया, इंडिया वॉज परस्यूइंग अ ग्रोथ बट बेनिफिट टू द फॉरेन कंट्रीज। इंडिया तो एक तरीके से ग्रोथ तो कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था वहां पर, लेकिन वो किसके लिए ग्रो कर रहा था, मतलब वो ज्यादातर कौन फोकस या कौन बेनिफिट उठा रहा था, ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा था, एक तरीके से बोला जाए वो यूनाइटेड किंगडम को हो रहा था। किसको हो रहा था, यूनाइटेड किंगडम को। तो आई होप सो ये भी पॉइंट क्लियर होगा। अब बोला जा रहा है इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसा था। तो एक बोला जाए कि जो क्लासिकल सिनेरियो होता है जो कॉलोनियल इकोनॉमी का, इज फुल ऑफ डिसहैरिटी। डिसहैरिटी मतलब बहुत ही एक बिल्कुल अनसेटिस्फाइड था, मतलब उसे विश्वास करने का लायक नहीं था। मतलब ऐसा कि सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल नहीं, कि उसने एक तरीके से हमारा एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर बोथ है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट प्लेइंग अ मिनिमम रोल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार थी वो बहुत मिनिमम रोल प्ले कर रही थी, ताकि क्योंकि ज्यादातर लोग उस वक्त क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, या फिर बोला जाए कि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा बर्बाद हो चुका था, उसका कोई फंडामेंटल था नहीं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पर हमारा सामान बनता है, मतलब बोला जाए कि इंडस्ट्री वगैरह, वो बर्बाद हो चुका था पूरा। तो एक तरीके से प्री इंडिपेंडेंस हम लोग का इकोनॉमी तो बहुत अच्छा था। लेकिन जो बोला जाए कि आने के बाद, लेकिन जो ब्रिटिश आने के बाद हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा और डगमगा गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि आखिरकार जब ब्रिटिश नहीं आया था हमारे देश में, जब ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश बोला जाता है कि 200 साल, मतलब 200 साल उसने राज करा था। तो एक तरीके से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो 200 साल जोड़ लो, तो 1750 के आसपास में जो था वो ब्रिटिशर्स आया होगा। आई होप तो इसके आसपास में आया था। आई होप सो, क्या यहाँ पर इसी टाइम पीरियड में वो आया था। तो ब्रिटिश ने 200 सालों तक राज करा हमारे देश में, है कि नहीं, और उसने एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करके लेकर चला गया। तो यहाँ पर एक तरीके से अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने थे, हमारा कैसा टाइप ऑफ इकोनॉमी था जो ब्रिटिश आने से पहले, कि हमारे ब्रिटिश आने से पहले हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसे थी। तो पहले की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी थे। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप भाई अपने पैरों पर खड़े हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी था, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी था, वो क्या था, एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो था वो इंडिपेंडेंट था। और उसको कोई पूछने वाला, मतलब पूछने वाला तो बहुत था, लेकिन एक तरीके से वो अपने डायमेंशन पर बहुत अच्छा काम कर रहा था। एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था, लाइवलीहुड। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे और कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी हमारे देश में होते थे। एग्जाम्पल जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे हम लोग बुनाई वगैरह करते हैं ना, स्वेटर की बुनाई करते हैं हाथों से, तो वो सब सारी चीजें थी। कॉटन की इंडस्ट्री, एक कॉटन हमारा बहुत एक्सपोर्ट होता था। सिल्क टेक्सटाइल वगैरह, जिससे कपड़ा वगैरह बनता है ना, क्लोथ वगैरह बनता है, वो सब सारा कॉटन और सिल्क, दो कॉटन और सिल्क। तो ये दोनों एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी या मेन सोर्स ऑफ हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स था। और प्रीशियस स्टोन भी बहुत पाए जाते थे, जैसे अंगूठियों वगैरह में, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही वैसा रहा है। अब उसके बाद आता है कि जो हमारा बंगाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा बंगाल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहाँ पहले अटैक करा, एक तरीके से बोला ब्रिटिश ने सबसे पहले आके कहाँ धावा बोला, बंगाल में। वो तो आए थे बिजनेस करने, ब्रिटिश आया था किसके लिए पर्पज से,
कि वो बिजनेस कर सके, लेकिन यहाँ देखा गया यहाँ पर कि यहाँ के लोग भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, यहाँ के राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, किंग अपने से आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पर उसने फायदा उठाया, है कि नहीं। तो among the famous of the textile industry, especially the muslin, जिसको बोला गया मलमल, मलमल का कपड़ा यहाँ पर बहुत मिलता था, एंड वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेटेड फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल था, जो कि क्राफ्टमैनशिप में यूज होता था और इंपोर्ट किया जाता था एक तरीके से इंडिया से, मतलब एक तरीके से इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, और बहुत सारे कंट्री उसे इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब हम दूसरे देशों को वो बहुत लार्ज मात्रा में भेजते थे या फिर बेचते थे, तो उससे हमारा इकोनॉमी एक तरीके से बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि भाई एक तरीके से कहानी के रूप में लेके चलिए कि जो भी इंडियन इकोनॉमी था वो ब्रिटिश रूल के पहले कैसा था। तो आई होप सो ये भी सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। आप लोगों को जो, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को एक पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए नीचे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, वहाँ टेलीग्राम का चैनल का नाम है, तो आप लोग वहां से जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया, वहां से डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो, ऐसा वीडियो हमेशा आता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, ठीक है। तो इकोनॉमिक टाइप कैसा था, फंडामेंटली एग्रीगेरियन, मतलब ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, और ज्यादातर क्या, मतलब कि 85% लोग किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब लोग ज्यादातर किस पर, 85% एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो, और जो ब्रिटिश के दौरान था हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया कि उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो गई, मतलब मान लो कि ये पर्टिकुलर खेत था, अगर ये पर्टिकुलर खेत में अगर 50 केजी गेहूं पहले हम लोग उगा पा रहे थे, या फिर बोला जो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो अब क्या 40 केजी ही कर पा रहे हैं इसी पर्टिकुलर लैंड पर। वैसे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए ना, वैसे वैसे उत्पादन बढ़ना चाहिए हमारा, लेकिन वैसे नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि द सेक्टर सम एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया ऑफ द कल्टीवेशन, और कुछ जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा वो कैसे कि लैंड के बढ़ने की वजह से, मतलब जहां पर पहले थोड़ा बहुत लैंड यूज होता था, अब उसको लैंड इंक्रीज कर दिया गया, तो वहां से प्रोडक्शन इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। आई होप सो ये भी चीज। अब कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि मेन कारण क्या था जिसकी वजह से हमारा एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो स्टैग्नेंट हो गया, मतलब हमारा रुक गया था। स्टैग्नेंट मतलब क्या, कि रुक जाना, कि हमारा इकोनॉमी क्या हो गई थी, रुक गई थी। तो सबसे पहला जो कारण बोला गया कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, कि जो जमींदारी सिस्टम था, मेन सिस्टम कौन, जमींदारी सिस्टम था। अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर एक तरफ से ब्रिटिशर हो गया, बीच में जमींदार को रख दिया गया, और यहाँ पर इंडियन पीपल थे, या फिर इंडियन पीपल, या फिर बोला जाए उसको टीनेंट्स, या फिर बोला जाए फार्मर्स। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर समझिएगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसानी तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कि ये फार्मर्स से क्या लेते थे, लगान वगैरह लेते थे, आप लोग लगान मूवी देखते होंगे, और फिर ये जाके देते थे। मतलब मान लो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई 5 केजी चाहिए मेरे को, तो ये जमींदार इन लोगों से 10 केजी लेते थे, और ताकि वो 5 केजी अपने पास रख पाए, है कि नहीं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर 3 चीजें निकल के आती है कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लो लेवल का यूज किया जाता था। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, मतलब एक तरीके से जो ज्यादातर था वो रेनफॉल पर हम लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, वो सब सारी चीजें, है कि नहीं। और तीसरा क्या है, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का बहुत नेग्लिजिबल यूज था। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि क्या कैश क्रॉप का जो चलन था वो ज्यादा बढ़ा दिया गया। कैश क्रॉप क्या होता था, जैसे नील की खेती, इंडिगो की खेती, मतलब वैसा क्रॉप्स जहां पर क्या कि फूड वाला से रिलेटेड नहीं, मतलब जो खाना पीना से उससे वो वाली हम लोग नहीं ज्यादा कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर फोकस क्या था ब्रिटिशर्स का, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पाए। आई होप तो ये समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा किस तरीके से काम किया ब्रिटिश के दौरान, या ब्रिटिशर्स पीरियड के दौरान। अब आते हैं क्या कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था वो ब्रिटिश इंडिया के समय कैसा था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री भी देखो 3 सेक्टर होता है, याद रखना, कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। प्राइमरी सेक्टर तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर एक्टिविटीज, देखो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में आता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट कहाँ किया जाता है, एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर से कहाँ फिर उसके बाद टर्सरी सेक्टर में निकल कर आए। तो आई होप तो यहाँ पर ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद कि इंडिया इज नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, कि हमारे देश ने क्या करा कि एक जो इंडस्ट्रियल बेस था वो सही तरीके से नहीं लाया गया था कॉलोनियल रूल के दौरान।
और जो यहाँ पे मेन रीजन था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया गया था, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जितना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, ब्रिटिशर्स ने उसे एक तरीके से नकार दिया, क्योंकि वो सस्ता सामान लाकर आराम से देते थे। अब ब्रिटिश मोटिव बिहाइंड द पॉलिसी, इसके पीछे क्या था मोटिव, किसका, ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था? सबसे पहला, ताकि वो रिड्यूस कर सके किसको, इंडिया स्टेटस ऑफ एक्सपोर्टर को रिड्यूस कर पाए। क्या कर पाए कि इम्पोर्टेंट जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो जो मॉडर्न इंडस्ट्री को लेकर है वो ज्यादातर यहाँ पर बिके। एक तरफ से ब्रिटिश जो अपना सामान बना रहा था कहाँ, ब्रिटेन में, वो इंडिया लोग ज्यादा पहने। क्यों? क्योंकि वो सामान क्या था, कम कॉस्टली था, मतलब कॉस्टली क्या था, कम था, मतलब लेस कॉस्टली था। टू टर्न द इंडिया इनटू अ प्राइमरी मार्केट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, और वो क्या करता था, हमारे देश से ही कॉटन ले जाता था और हमारे देश को ही फिनिश प्रोडक्ट बेचता था। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, बेईमानी कर रहा था, है कि नहीं? और इसकी वजह से जो हमारा कंट्री था उसको एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, और हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था उसने वो खराब कर दिया। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि मतलब जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्री के साथ करा, इंडस्ट्री के साथ क्या करा, एक तरीके से इंडस्ट्री को क्या करता था, हमारे देश से रॉ मटेरियल अपने देश ले जाता था, और वहां से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन ले गया हमारे देश से, अब कॉटन का कपड़ा बनाकर हमारे देश में इंडिया में बेचता था। उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो खराब हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो वो सामान बेच रहा था वो बहुत चीप सामान बेच रहा था, या फिर बोला जाए बहुत सस्ते में बेच रहा था, ठीक है, मशीन से बना हुआ। तो उसकी वजह से हमारे देश में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, मतलब बेरोजगारी बहुत बढ़ गया ड्यू टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने से, पहली बात। दूसरा, डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट इज डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ द लोकली मेड गुड्स, और एक तरीके से डिमांड क्या हो गया हमारा, वो कम हो गया। और इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग, मतलब और जो भी चीप सामान इंपोर्ट किया जा रहा था कहाँ से, ब्रिटेन से, एक तरीके से वो इंपोर्ट बढ़ गया। मतलब इंपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या कि हमारे देश में जो इंपोर्टिंग, जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, वो अब कम हो गया। एंड लास्टली क्या इसमें, क्या बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, कुछ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री भी स्टार्ट किया गया, जैसे सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में देखा जाए, मतलब 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में 1950s टू 1970s के आसपास में अगर देखा जाए, ठीक है, तो वहां पर मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू टेक रूट इन इंडिया, कि इंडिया में एक तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे टाटा वगैरह आना शुरू हुआ था। उसमें बोला जा रहा है कि पहला कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में डोमिनेटेड बाय द इंडियंस, कि कॉटन टेक्सटाइल मिल में इंडियंस ने डोमिनेट करा। लोकेशन कहाँ पर, ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में, गुजरात में ज्यादा इफेक्टिवली निकल के आया। और जूट इंडस्ट्री कौन डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर इस पर ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा था। और लोकेशन कहाँ था, एक तरीके से बंगाल में। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो था वो एक तरीके से वहां पर उसका कैपिटल था, एक तरीके से बोला जब ब्रिटिश के लिए अपना, कि भाई वो कैपिटल के रूप में इस्तेमाल करता था और वहां से सारा काम को करवा के निकल के ले जाता था। इसी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अराइव इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी में आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारे देश में या फिर आया। और 1907 में जो था वो क्या निकल के आया कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको बोला गया कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ। और एक बोला जाए कि अदर इंडस्ट्री, जैसे बोला जाए शुगर का, सीमेंट का, पेपर इंडस्ट्री केम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू हुआ था एक तरीके से बोला जाए हमारा 1939 टू 1945। देखो यहाँ पर दो चीज, 1939 टू 1945, 1939 टू 1945, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसी के दौरान जो हुआ था हमारा शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री, ये भी धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना शुरू हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अब हम लोग जो भी पार्ट है आगे, अब जैसे एग्रीकल्चर पढ़ लिए, इंडस्ट्री पढ़ लिए, अब हमारे पास जो भी आगे चीजें हैं, जैसे फॉरेन ट्रेड क्या रहा हमारे देश में, या फिर बोला जाए कि जो हमारा पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन कैसा रहा, वो सब सारी चीजों को हम लोग आगे वाले में, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा हमारे ब्रिटिशर्स के थ्रू, या फिर बोला जाए ब्रिटिश ने क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा, उसके बारे में भी हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और अगर आप लोग फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं स्काईनॉमिक्स एकेडमी को, तो वहां जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ये हमारा आईडी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका टेलीग्राम का चैनल है हमारा,
वो टेलीग्राम का चैनल ये है, और आप लोग सही तरीके से यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारा जो PDF है वो आप लोगों को मिल सके। और ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके सपोर्ट बनाते रहिए ताकि और मैं मजेदार वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।